आज मैं गुप्ता गुप्ता का 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट टाइम इन पर्ट एनालिसिस। सेलेक्ट टाइम क्या होता है? सेलेक्ट टाइम इन पर्ट एनालिसिस इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। जो मिनिमम होता है हैविंग आपका जो क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ है, हाँ, जो पर्ट एनालिसिस में जो क्रिटिकल पाथ होगा उसका जो स्लाइक होगा जीरो और टू बी मिनिमम, जो मिनिमम हो आपका ये याद रखना है। जब आप सीपीएम की बात करोगे तो सीपीएम में बोलोगे आपका जो क्या होगा, फ्लोट होगा। फ्लोट होगा क्या होगा, वो शुड भी क्रिटिकल पाथ के लिए क्या होगा, फ्लोट जीरो होगा। बट स्लाइक क्या होगा, पार्ट एनालिसिस में स्लाइक होता है और सीपीएम एनालिसिस में क्या होता है, फ्लोट होता है। तो पार्ट एनालिसिस में स्लाइक होता है वो शुड भी मिनिमम होता है, मिनिमम, और फ्लोट शुड भी जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द completion time of the time of a particular project is 20 week, uh, and its earliest expected time is 22 week. Then select इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्चुअल कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम। तो आपका जो था सेलेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम कितना था, 20 था। और क्या है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, सॉरी एक्चुअल कंप्लीशन टाइम 20 था। कंप्लीशन टाइम आपका कितना दिया, 20, और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को ही बोलते हैं अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम 22। तो आपका -2 वीक आ जाएगा, -2 वीक हो जाएगा आपका आंसर। आपका स्लाइक क्या हो जाएगा, -2 वीक। स्लाइक शुड भी मिनिमम, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और शुड भी नेगेटिव। स्टडी ऑफ a study of a network, given figure and following statement। आपका ये नेटवर्क दिया हुआ और बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट होगा जो करेक्ट होगा, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर को क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, क्या कर रहा है, एक्टिविटी ए आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, एक्टिविटी ए मस्ट बी प्रीसीड बी एंड सी। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्टिविटी बी बी ये वाला हो गया, तो किसको किसको प्रीसीड कर रहा है, आपको एक्टिविटी किस, सॉरी एक्टिविटी ए, आपका एक्टिविटी ए है मस्ट बी प्रीसीड बी एंड सी। किसको प्रीसीड कर रहा है, बी एस सी को प्रीसीड कर रहा है एक्टिविटी ए, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ए। एक्टिविटी बी मस्ट बी प्रीसीड डी, डी एंड एफ। बी डी और एफ को प्रीसीड कर रहा है, बी प्रीसीड डी एंड एफ। नहीं, एफ को प्रीसीड करने के लिए आपको सी का भी जरूरत पड़ेगा, ई का भी जरूरत पड़ेगा, तो आपका यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सी मस्ट बी प्रीसीड डी एंड ई। तो सी तो प्रीसीड कर रहा है, सॉरी सी पर प्रीसीड किसको कर रहा है, डी को कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, सी डी को तो प्रीसीड कर रहा है, किसको, बी कर रहा है डी को प्रीसीड। तो आपका ये भी कर, आपका ओनली ये तो करेक्ट हो जाएगा। आप करके देख लेना, इजी क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन, इंटरफेरेंसिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन। इंटरफेरेंसिंग फ्लोट है वो डिफरेंस बिटवीन किसके किसके, कल भी बता चुका हूँ। इंटरफेरेंसिंग फ्लोट क्या हो जाएगा, आपका सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। तो टोटल फ्लोट में फ्री फ्लोट को घटा दोगे तो आपका इंटरफेरेंसिंग फ्लोट हो जाएगा। टोटल फ्री डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लो एंड फ्री फ्लोट, कल भी करवा चुके हैं। Any delay in a starting of involves computation of any interferencing float of activity result in। अगर any delay of starting में कर रहा हो
तो इन्वॉल्व रिलेटेड टू सम फॉलोइंग एक्टिविटी, रिटार्डिंग द क्या करेगा, रिजल्ट रिटार्डिंग द सम फॉलोइंग एक्टिविटी करेगा। अगर एनी डिले इन स्टार्टिंग इन्वॉल्व कंजम्पशन ऑफ एनी of interferencing float of an activity results in retarding of the sum of the following activity as the project duration can not be prolonged unless delay is exceed of total float। आप इसको रीड कर लो बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन नेटवर्क डायग्राम फिगर करेक्ट क्रिटिकल पाथ। आपका क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है, तो आप क्रिटिकल पाथ निकाल लोगे। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए क्या रूल बताए थे, जिसका आपका क्या होगा, सीपीएम है तो आपका जो है किसी भी नोड का जिस नोड का आपका जो आपका फ्लोट है वो जीरो हो जाना चाहिए। अब फ्लोट क्या होता है, जो है तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम शुड भी डिफरेंस दोनों जीरो हो जाएगा, तो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। इसका डिफरेंस जीरो है, इसका भी डिफरेंस जीरो है, इसका भी आप किसका किसका देख लो आप, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑलरेडी करके दिया हुआ है। बहुत कम्प्लेक्स नेटवर्क है तो नहीं करके देगा तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के व्यू से। आपका ए भी हो सकता है और इधर से जाके आपका ए भी सही है और ए भी सही है, ए भी सही है और आपका ए भी सही है, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जिसके अलोंग टाइम मैक्सिमम आ रहा हो उसके अलोंग हो जाएगा। तो इसके अलोंग 10 आया, 10 33 आ गया, 33 आ गया, 33 से अब इधर गए तो कितना आया, 33 ही है, बट इधर गए तो कितना आ गया, 33 और 12 कितना हो गया। इसके लॉन्ग तो नहीं आ रहा है, इसके लॉन्ग आ रहा है ज्यादा 14। अब 10 में 12 जोड़ो, 33 में 12 जोड़ो और 14 जोड़ो तो 14 वाला ज्यादा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। और आपका 47 हो गया, 47 में 9 जोड़ो तो 9 7 कितना हो गया 16। आपका ए हो जाएगा, आपका क्रिटिकल पाथ आपका ए वाला हो जाएगा। ए सी और आपका जो भी है ओ है और आपका क्या है ई के, ओ ए सी ए के। आपका यहाँ जो दिया है 1 2 3 4 करके दिया है, आपका मैं मिटा के दिखता हूँ क्या हिडन है। आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नोड नंबर 1 2 1 2 4 5 7 9। आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 5 7 9 सी आपका राइट हो जाएगा, आप कर लेना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the number of the critical activity in this network figure। आपका नंबर ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी कितना हो गया, आपका 1 2, आपका ये नहीं होगा, ये तो डमी है, 3 और 4, आपका 4 हो गया, सॉरी और एक ये भी हो गया ना 5। ये सब क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो आपका 5 हो जाएगा क्रिटिकल एक्टिविटी। आपका 1 2 2 4 5 4 5 5 7 और 7 9, 1 2 2 4 4 5 ये भी जोड़ दिया है डमी को भी, और 5 5 7 ये नहीं हो जाएगा क्रिटिकल, ये नहीं हो जाएगा, और 7 9। आपका ये सारा क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया इसके अलावा, तो आपका 5 हो गया क्रिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following activity have a network so in total float has a maximum। आपका कौन सा एक्टिविटी का है जो टोटल फ्लोट है जो मैक्सिमम है, तो टोटल फ्लोट क्या हो जाता है,
टोटल फ्लोट इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल फ्लोट इक्वल टू हो जाता है लेटेस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम पार्टिकुलर एक्टिविटी माइनस क्या हो जाएगा आपका में एलियस स्टार्ट टाइम माइनस टी आई जे। अब एक टोटल फ्लोट निकल जाएगा। अब सारे एक्टिविटीज का निकालते रहो। आपका सारा एक्टिविटी का निकालोगे तो क्या आएगा, इस तरह से कुछ टेबल बनाओ, सारा का टोटल फ्लोट निकालो, आपका जिसका मैक्सिमम आ जाए। टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी 6 8 और 8 9 इज 24 इज मैक्सिमम आ रहा है। ये दोनों का आपका मैक्सिमम आ रहा है। मैंने फार्मूला बता दिया है, आप सॉल्व करते रहो बैठ के। बहुत लेंदी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से फ्रेम होने का बहुत कम चांस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ छोटे नेटवर्क के लिए पूछेंगे इस टाइप का, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी 5 7 आर क्रिटिकल। एक्टिविटी आपका 5 7 है जो क्रिटिकल है। सही बात है, क्रिटिकल था। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ and earliest finish time and latest finish of time of the activity 5 7 are same. Earliest finish time और latest finish time of the 5 critical activity है तो सेम ही होगा जी। क्रिटिकल एक्टिविटी का तो फ्लोट 0 होता है। 5 7 एक्टिविटी कौन सा है आपका, ये है। तो इसका क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये हो गया, लेटेस्ट फिनिश टाइम ये हो गया। तो क्रिटिकल पाथ का तो सेम होता है यहाँ, और ये पाथ क्रिटिकल है इसीलिए सेम होगा। तो दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो, सॉरी ए आर सही, बोथ ए एंड आर सही, बट का नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 59 आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, सुधार लेना इसको, क्योंकि क्रिटिकल पाथ है ना। तो क्रिटिकल पाथ का तो ये 5 से बोल रहा है एक्टिविटी अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ इवेंट 5 7 आर सेम, इसीलिए तो पाथ क्रिटिकल है। तो आपका एक्सप्लेनेशन तो सही दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, a tractor whose weight 20 टन दिया हुआ है and hour a pull इतना केजी करता है and operated on the level road having rolling resistance इतना है पर टन, इतना केजी पर टन, 30 केजी पर टन। The tractor operated on the level road, the having rolling resistance आपका इतना हो जा रहा है 40 kg per ton. The drawbar pull of the tractor will be, drawbar pull of the tractor आपका क्या होगा, drawbar pull of the tractor क्या होता है, it is a power available at hatch crowell tractor operating at a standard condition। किसी भी ट्रैक्टर का पावर के बारे में बात कर रहा है। इंक्रीज द रोलिंग रेसिस्टेंस, आपका रोलिंग रेसिस्टेंस क्या हो गया, 30 से 40 हो गया। पहले क्या था आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आपका ट्रैक्टर का वेट इतना टन है, डबल पुल इतना है, ऑपरेटेड वेन ऑपरेटेड ऑन लेवल रोड हैविंग, लेवल रोड पे चल रहा है तो उसका रोलिंग रेसिस्टेंस 30 था। इफ ट्रैक्टर ऑपरेटेड एंड लेवल रोड हैविंग रोलिंग रेसिस्टेंस, एक ही बात बोल दे रहा है दोनों में। when the tractor rolling level road on rolling resistance इतना per ton है। if the tractor operated on level road having rolling resistance इतना है, तो आपका जो रेसिस्टेंस वो इंक्रीज कितना से कर जा रहा है, रोलिंग इंक्रीज इन रोलिंग रेसिस्टेंस आपका 10 आपका 40 माइनस 30 10 टन के आपका इंक्रीज कर रहा है। तो रिडक्शन इन डाउल बार पुल आपका क्या हो जाता है, वेट इंटू इंक्रीज इन रोलिंग रेसिस्टेंस। वेट आपका क्या दिया हुआ था 20 इंटू रोलिंग रेसिस्टेंस कितना था आपका, कितना से इंक्रीज किया है 10 के जी टन पर से, आपका 200 के जी आ जाएगा।
आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो आपका रिडक्शन बाई 200 केजी हो जाएगा रोलिंग रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूव विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन हैज द शॉर्टेस्ट साइक्लिंग टाइम। शॉर्टेस्ट साइक्लिंग टाइम किसका होता है अर्थ मूविंग का, आपका किसका हो जाएगा, डीपर सॉवेल का होता है ना जो सॉफ्ट आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन हैव शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम, तो डीपर सॉवेल होता है ना उसका शॉर्टेस्ट क्या होता है साइकिल टाइम, डीपर सॉवेल हैविंग शॉर्टेस्ट साइक्लिंग टाइम। ये क्या है, अर्थ मूविंग मशीन है, तो डीपर सॉवेल का क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सवेटर क्या हो जाएगा, इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल डैग लाइन होता है। अंडर वाटर जब भी डिगिंग करना होता है तो डैग लाइन को यूज करते हैं। डैग लाइन एक्सवेटर हैवी इक्विपमेंट है, which use a large depth of excavation। इसमें क्या करते हैं, लार्ज डेप्थ एक्सकेवेशन करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूट लॉन्गर लेंथ ऑफ द बूम, बूम का लेंथ क्या होता है, जो बूम का लेंथ होता है उसका लेंथ लंबा होता है जिससे एक्सवेट करता है, उसका बीच का जो लेंथ होता है, यहाँ पे कुछ एक्सवेट करने वाला लगा हुआ रहता है, इसका बूम का लेंथ बहुत लंबा होता है डैग लाइन का। बकेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप, यहाँ से क्या होता है, बकेट आपका अथी टेंडन से लगा हुआ होता है, यहाँ पे आपका कुछ बकेट ऐसा लगा हुआ था। फ्रॉम द टॉप टू बॉटम यूजिंग द केबल, ऑलरेडी डिस्कस। आपका डैग लाइन किसको लिए यूज करेंगे, डैग लाइन आप किसके सूटेबल होगा, फॉर डीप एक्सवेशन एट लार्जर डेप्थ, एक्सवेशन एट लार्जर डेप्थ मोस्ट सुटेबल फॉर अंडर वाटर के लिए, वाटर में तो लार्जर डेप्थ पे ही करना होगा जी, मशीन कुछ ऐसे रखा हुआ रहेगा और अगर यहाँ पे वाटर है तो मान लो कुछ ऐसा होता है, इसको क्या बोलता है, बूम बोलता है, इसको बूम बोलता है। बूम का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, इससे टेंडन सारा लगा हुआ होता है, यहाँ आपका बकेट लगा हुआ है, तो क्या बोल देता है, इससे यहाँ पर खत के आपको खींच लेता है, रस्सी का कुछ एडजस्टमेंट होता है रूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द डिकिंग क्रेन इंक्लूड, द पार्ट ऑफ डैर्किंग क्रैंक इंक्लूड क्या करता है, ऑफ द स्टेटमेंट कौन कौन सा पार्ट होता है डैर्किंग क्रेन में, तो कोई भी क्रेन है तो उसमें क्या है, मस्ट होगा, बूम तो होगा ही होगा, और आपका बुल व्हील होगा, आप ये सब होगा उसमें। ड्रैग क्रेन में क्या क्या होगा, ड्रैग क्रेन में मास्ट होगा, बूम होगा, बुल व्हील होगा, आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लो फिगर आपका दिया हुआ है, एक बूम होता है, एक मस्ट होता है जिसपे खड़ा होता है, इसको बोल सकते हैं आप मस्ट है, ये बूम है तो यहाँ पे बूम हो गया, और एक क्या बोले थे, पॉइंट गे, और बुल व्हील है, इसके जिसपे रोटेट कर रहा है तो बुल व्हील हो गया है, तो ये सब होता है किसमें, कौन सा इक्विपमेंट की बात कर रहे थे हम, डेक क्रेन की बात कर रहे थे। डेक क्रेन पे क्या क्या होता है, डेक क्रेन क्या होता है, किसी पे रखा हुआ होता है, किसी फ्लोटिंग वाटर में करना है तो फ्लोटिंग मटेरियल, फ्लोटिंग एक होगा कुछ नाव टाइप का बना हुआ उस पे रखा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, एक बूम होता है, एक बुल व्हील होता है, एक मस्ट होता है। आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मटेरियल्स the output power of shovel for fixed shovel size will be maximum। कह रहा है which of the following material, कौन सा मटेरियल के लिए आउटपुट पावर ऑफ द shovel for fixed shovel size मैक्सिमम होगा, किसी भी फिक्स साइज ऑफ द shovel के लिए कौन सा मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका पावर आउटपुट पावर होगा जो मैक्सिमम आएगा।
आपका मॉइस्ट लोम, मॉइस्ट लोम में आपका किसी भी बकेट से करोगे तो आपका मैक्सिमम डिगिंग होगा। द पावर ऑफ द सॉवेल बकेट इक्विपमेंट मशीन यूजुअली इलेक्ट्रिकल पावर यूज डिगिंग, ये सब फालतू, ये सब मिनरल एक्सप्रेशन। आउटपुट पावर ऑफ द सॉवेल आपका बी लाइक मोस्ट, यही था आपका ऑप्शन, मोस्ट लूम का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है गुड कॉमन अर्थ, एज वेल बेल ब्लास्ट रॉक का होता है। उसके बाद बेल स्टिकी क्ले होता है। सबसे पुअर ब्लास्ट रॉक का सबसे कम आउटपुट पावर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट लूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। फॉर गिवन साइज ऑफ द बकेट the ideal output of the drag line will be listed in, तो कह रहा है क्वेश्चन में द आउटपुट फॉर गिवन साइज ऑफ द बकेट द आइडियल आउटपुट ऑफ द ड्रैग लाइन विल बी लिस्ट। सबसे कम किस में होगा, अभी पढ़े थे हम कि बेट और स्टिकी क्ले रहेगा तो उसमें सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसके लिए, किस में आउटपुट पावर सबसे ज्यादा किस में था, मॉइस्ट लूम में था। उसके बाद सैंड एंड ग्रेवल में था। कॉमन अर्थ वाटर सबसे कम किस में होगा, बेल स्टिकी और क्ले। और उससे भी कम एक किस में था, पुअर ब्लास्ट रॉक में होगा, पुअरली ब्लास्ट रॉक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पावर सॉवेल। पावर सॉवेल के लिए आपका पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर सॉवेल। पावर सॉवेल output can increase by reducing the angle of the sawing for the given depth of the cut। सही है। पावर सॉवेल के लिए आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ द सोइंग। सोइंग करने का जो होता है ना, खतने का जो होता है उसका एंगल क्या करेंगे, कम करके उसका एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, आउटपुट पावर को बढ़ा सकते हैं फॉर गिवन डेप्थ के लिए, कट के लिए। नेक्स्ट क्या है, फॉर गिवन एंगल सोइंग आउटपुट पावर विल बी मैक्सिमम फॉर ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कट। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कट पे क्या आएगा, फॉर गिवन एंगल के लिए मैक्सिमम आउटपुट आएगा। और ऑप्टिमम कैन बी इंक्रीज, आउटपुट कैन इंक्रीज बाय कीपिंग डेप्थ ऑफ द कट इज लेस देन ऑप्टिमम डेप्थ। ये गलत है। डेप्थ ऑफ द कम, अगर बहुत ऊपर कम खतना है तो इस पे नहीं आएगा मैक्सिमम। आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज द साइज ऑफ सॉवेल। ये सही है, इंक्रीज कर दोगे सावल का साइज ही तो आपका आउटपुट तो इंक्रीज कर जाएगा ना आपका। तो 1 2 3 4, आप 4 1 2 4 हो जाएगा आपका साइज। इसमें सीधा सीधी लॉजिक रखना। आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए एंगल को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है फॉर गिवन डेप्थ। और क्या होगा, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट द ऑप्टिमम डेप्थ पे ही खतना होगा। अगर ऑप्टिमम डेप्थ से कम डेप्थ पे खतते हो ना तो भी आपका कम आपका आउटपुट आएगा। ऑप्टिमम आउटपुट कैन इंक्रीज बाय, आप सॉवेल का साइज ही बढ़ा दोगे तो आपका इंक्रीज ही कर जाएगा। नेक्स्ट वन एक्सेप्शन रीजन है, फॉर गिवन डेप्थ, for a given depth of cut, the output power of the shovel can be increased by the decreasing the angle of the sawing। ये पढ़ चुके हैं, सही स्टेटमेंट है। If the angle of the sawing is decreased, the cycle time will be decreased। सही है। तो अभी तो आप ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी काम कर पा रहा हूँ। तो ये आपका ये हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन सही है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द if the output of the drag line for 90-degree angle of the sewing the at the optimum depth of the cut is x। आपका क्या कह रहा है, आउटपुट ऑफ द drag line for 90-degree angle, तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कट x है। देन आउटपुट ऑफ द 120 डिग्री एंगल
of the swing at the 120% of the optimum depth, then cut will be। आप ऑप्टिमम डेप्थ से आप ज्यादा जा रहे हो डेप्थ पे, तो क्या होगा, ऑप्टिमम डेप्थ पे तो आपका मैक्सिमम आएगा, तो उससे अगर आप ज्यादा डेप्थ पे जाओगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट तो लेस ही होगा, सीधा सीधी पहले ही भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आउटपुट ऑप्टिमम डेप्थ पे आपका मैक्सिमम आउटपुट होगा। उससे अगर ज्यादा भी डेप्थ पे जाते हो या तो कम डेप्थ पे करते हो तो आपका आउटपुट होगा जो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ बुलडोजर। अब बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर बाबा बन जाओ। आउटपुट ऑफ बुलडोजर, आपका आउटपुट ऑफ बुलडोजर बोल रहा है इंक्रीज if dowel bar HP of the tractor increase of the given hauling distance। हाँ, आप HP, आप जब डावल बार का HP, आप ट्रैक्टर का HP बढ़ा दे रहे हो, पावर ही बढ़ा रहे हो, तो आपका आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज कर ही जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है। और डिक्रीज इफ डावल ट्रैक्टर इंक्रीज है तो उल्टा स्टेटमेंट है, डायरेक्ट कट जाओ। decrease the hauling distance, increase the number of increase the given dowel bar HP of the tractor। हाँ, आप डिक्रीज कर दोगे हाउल डिस्टेंस को तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर गिवन फॉर ए गिवन डावल HP ट्रैक्टर, तो उससे क्या कर सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन। आउटपुट ऑफ बुलडोजर डिपेंड अपॉन डिस्टेंस विद ट्रैवलिंग इंक्रीज, देन आउटपुट आउटपुट इफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा दूर ले जाओगे ढो ढो के तो आपका आउटपुट तो कम होगा ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, सॉइल अगर ज़्यादा चिपचिपा है तो टाइम लगेगा। इंक्रीज द डावल HP, इंक्रीज द हॉलिंग, सिंपल बात है। सीड द ऑपरेशन, सीड द ऑपरेशन, साइज ऑफ द कंडेंसर इन द डोजर, साइज एंड कंडीशन ऑफ द बुलडोजर, उस पर भी डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है। सरफेस ऑन द बुलडोजर आर ऑपरेटिंग, कौन सा सरफेस पे ऑपरेट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी, डिक्रीज द हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज द डावल HP ऑफ द ट्रैक्टर। ऐसा बुलडोजर वाला देखबे की होगा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मशीन परचेज कर रहा है 10 लाख में एंड एस्टिमेट दैट लाइफ 10 ईयर है। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ इंडिया फॉर द 10 ईयर आपका कितना बच गया, 1.5 लाख बच गया। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 5 ईयर स्टेट लाइन मेथड टू बी। आपका बुक लाइन मेथड से क्या, स्टेट लाइन मेथड से बुक वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, कितना बच जाएगा आफ्टर 5 ईयर। तो आपका सिंपल सिंपल हो जाएगा, स्टेट लाइन मेथड पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू आपका शुरू में 10 लाख था वैल्यू, उसके बाद कह रहा है आपका स्टेट लाइन मेथड से पूछ रहा है, तो आपका इतना इनिशियल कॉस्ट था और सेल्वेज वैल्यू आपका इतना था, तो इनिशियल कॉस्ट 10 लाख था, 3 4 5 6 माइनस कितना हो गया, सेल्वेज वैल्यू 1.5 लाख, और पर ईयर कितना गिरेगा, तो 10 से डिवाइड कर दो उसको। 5 ईयर में कितना गिरेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो उसके बाद जो इनिशियल प्राइस में आप कर दो, घटा दोगे 5 साल में कितना उसका प्राइस गिरा है, तो आपका बता देगा बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। सिंपल वन था, स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सवेटर आपका 20 लाख का है एंड हैज एस्टिमेटेड लाइफ 8 ईयर है द नो सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू 0 है एट एंड ऑफ 8 ईयर। द बुक वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, जनरली डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से इसको सॉल्व करना है, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से सॉल्व करो इसको। जो बुक वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ M ईयर मतलब 8 ईयर, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से
आपका क्या हो जाएगा, सी आई इंटू एफ डी 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 वी डबल डिक्लाइन आपका क्या हो जाएगा, वाई के पावर एम। तो आपका इनिशियल कॉस्ट सी आई था, और एफ डी डी वी क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर डबल डिक्लाइन बैलेंस क्या हो जाएगा आपका 2/n हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा 8 ईयर, यानी द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। तो सी आपका 20 लाख था, और आपका क्या हो जाएगा डबल डिक्लाइन फैक्टर में 2 आपका एन हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 1 माइनस 2/8। आपका पावर में एम क्या हो जाएगा 3, आफ्टर 3 ईयर पूछ रहा था ना जी। आपका आपका बुक वैल्यू पूछ रहा है आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद उस ट्रैक्टर का आपका प्राइस कितना रह जाएगा। तो आप ये सिंपल फार्मूला याद कर लो। तो क्या हो जाएगा 20 लाख इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या 2/n। एन इक्वल टू डिजाइन आपका लाइफ कितना है उसका, आप 3 ईयर के तो पावर 3 कर दो, आप इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सवेटर of earth is done manually, then cost of rs per annum आपका 10 rs पर आपका 10 पर क्यूमेक। a machine can be excavated at a fixed cost 4000 plus variable cost आपका 2 पर क्यूमेक है। then quantity of the earth for which cost excavation by the machine will be equal to of the cost of the excavation। अब कितना क्वांटिटी मशीन कितना करेगा कि दोनों का प्राइस बराबर हो जाए। क्वांटिटी ऑफ द अर्थ एट विच कॉस्ट एक्टिवेटेड बाय द मशीन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द मैनुअल एक्सवेशन। मशीन और कॉस्ट का दोनों का बराबर हो जाए। तो इसका जो थोड़ा सा लेट द क्वांटिटी ऑफ द अर्थ एक्सवेशन आपका एक्स है, एक्स क्वांटिटी एक्सवेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ द मैनुअल एक्सवेशन 10x हो गया। आपका जो मैनुअल एक्सवेट कर रहे थे उसका 10 आपका आर एस 10 पर क्यूमेक था, हाँ? तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा। और मशीन कॉस्ट एक्सवेशन का क्या था 4000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 2 पर क्यूमेक, तो 4000 प्लस 2x हो जाएगा। तो बोथ इक्वेटिंग द बोथ, क्योंकि पूछ रहा है कि कितना एक्सवेट करने पे आपका कॉस्ट बराबर हो जाएगा, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स का वैल्यू 500 आ रहा है। ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। 73 लिस्ट 1 and 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है एक साइड कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्टर ऑफ द व्हील फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ द ट्रैक्शन फॉर व्हील ट्रैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन पूछ रहा है फॉर व्हील ट्रैक्टर। लूज सैंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, लूज सैंड के लिए आपको डायरेक्ट इसको डाटा फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ। डाटा फॉर्म में दिया सही दिया, बहुत सारे भाई हालत खराब हो जाएंगे याद करते करते। इसका सी इसके राइट ऑप्शन है, आप देख लो। लूज सैंड के लिए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन फॉर व्हील ट्रैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, लूज सैंड के लिए क्या हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा। कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, कंक्रीट के लिए आपका 0.9 हो जाएगा, 0.9, और लूज सैंड के लिए 0.25, और आइस के लिए हो जाएगा, आइस के लिए क्या हो जाएगा 0.12, और लूज अर्थ के लिए आपका हो जाएगा 0.45। आप इसे रट्टे मारो, चाहे सूर्य नमस्कार करो या अनुलोम विलोम करो, इसको सारे रट्टे मार जाओ। रट्टे मारोगे कैसे, कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन था किसके लिए, फॉर व्हील ट्रैक्टर के लिए, लूज सैंड के लिए 0.25, कंक्रीट के लिए आपका 0.9, आइस के लिए 0.12, और लूज अर्थ के लिए 0.45।
तो जितना हैवी मटेरियल होगा उतना ज्यादा आपका कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन होगा। ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो। तो आपका जो सबसे हैवी क्या है, कंक्रीट, तो कंक्रीट का सबसे ज्यादा है। और सबसे हल्का कौन सा है, आइस। आइस के लिए कोफिशिएंट ऑफ सबसे ट्रैक्शन कम होगा। लूज सैंड का उससे ज्यादा थोड़ा सा। ऐसे लॉजिकल सीक्वेंस लगा के आप याद रख सकते हो। लूज अर्थ के लिए सबसे कंक्रीट का सबसे ज्यादा होगा, आइस का सबसे कम होगा। जितना हैवी मटेरियल होगा उसका ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ट्रैक्शन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following surface having highest coefficient of the traction, which क्रॉवेल ट्रैक्टर, क्रॉवेल ट्रैक्टर, अब क्रॉवेल ट्रैक्टर वहां पे व्हील ट्रैक्टर की बात कर रहा है। तो क्रॉवेल ट्रैक्टर के केस में अर्थ वाला होता है जो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ द ट्रैक्शन देता है। अब इसके लिए अलग से कोड दिया हुआ है। अर्थ, लूज अर्थ के लिए कोफिशिएंट, सॉरी अर्थ 0.9 फॉर अर्थ, फिर फ्रेम अर्थ, फ्रेम अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा क्रॉवेल वाला का ज्यादा हो जाएगा। फ्रेम अर्थ के लिए कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। अच्छा, व्हील वाले में व्हील लगा हुआ था, क्रॉवेल में क्या होता है, लोहे की चैन लगा हुआ होता है ट्रैक्टर में। उसमें दोनों व्हील देखे होंगे कभी आप, ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर नहीं देखे होंगे, जेसीबी देखे होंगे, बुलडोजर, उसमें क्या होता है, चैन पे चलता है। उसे क्या बोलते हैं, क्रॉवेल ट्रैक्टर। तो क्रॉवेल ट्रैक्टर क्या होता है, मिट्टी पे चलना कठिन होता है ज्यादा, तो फेयर अर्थ पे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग रेसिस्टेंस ऑफ द व्हील डिपेंड अपॉन, रोलिंग रेसिस्टेंस ऑफ द व्हील किसके पे डिपेंड करेगा, रोलिंग रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, व्हील लोड पे। सही है, व्हील लोड पे तो डिपेंड करेंगे हाई रेसिस्टेंस, और ग्राउंड कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। रोलिंग रेसिस्टेंस रोल करके जाना है ना जी, तो रोलिंग रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, व्हील लोड और ग्राउंड कंडीशन क्या है, व्हील लोड और ग्राउंड कंडीशन क्या है। बस इतना ही रहने देता है, बहुत ट्रैक्टर ट्रैक्टर हो गया, दिमाग का दही हो गया।